नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो राजपथ और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आइए आपको आप बताते हैं वो खबरें जो रहेंगी आपके लिए जरूरी। वहीं देखिए, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ हम इस पूरे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे क्योंकि इस पूरे मामले में कई मोड़ सामने आए। दरअसल उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। आदित्य ठाकरे का नाम आने पर और फिर नार्को टेस्ट की मांग पर उद्धव की शिवसेना डर गई है। बिल्कुल, आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए उद्धव गुट बागी शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले से गुपचुप बैठक भी कर रहे हैं। अरे इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे को बख्श देने की गुहार भी लगनी शुरू हो चुकी है। उधर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग कर डाली है। सुशांत दिशा की मौत, नार्को से सच आएगा सामने। एयू और रिया का होगा नार्को, डरी उद्धव की शिवसेना। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत कैसी हुई? सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान बिल्डिंग से कैसे गिरी? क्या दोनों की हत्या हुई? क्या इसके पीछे कोई बड़ी मछली है जिसे पूर्व की उद्धव ठाकरे की सरकार बचा रही थी? क्या सुशांत और दिशा की मौत के पीछे महाराष्ट्र के किसी बड़े नेता के बेटे का हाथ है? महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही ये सवाल एक बार फिर से सियासी गलियारों में घूमने लगे। लोकसभा में शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने सुशांत और दिशा की मौत के पीछे साजिश को लेकर सवाल क्या पूछा। उद्धव गुट की शिवसेना में बवाल मच गया। पहले शेवाले की उस सवाल को सुनिए जिस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हंगामा मचा हुआ है। इसमें एयू का नाम आया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत के पहले 44 कॉल्स एयू के आए। एयू का यानी कि लीगल में अनन्या उद्धव बोलते हैं, लेकिन बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था आदित्य उद्धव करके, तो आदित्य उद्धव ठाकरे उसका नाम आया था। अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्या उद्धव नहीं है, एयू आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा बिहार पुलिस ने कहा। इसके बाद तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक फोन की घंटियां बजने लगी। सुशांत और दिशा की मौत के मामले में घिरते आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए उद्धव की सेना मैदान में उतर गई। आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए संजय राउत शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले से मिलने के लिए बेचैन हो गए। संजय राउत के 100 गुजारिशों के बाद शेवाले और संजय राउत के बीच दिल्ली में गुप्त बैठक हुई। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। सवाल ये है कि सुशांत और दिशा सालियान में आदित्य ठाकरे का नाम आते ही उद्धव गुट की शिवसेना इतनी एक्टिव क्यों हो गई? क्या दाल में कुछ काला है? आखिर शिवसेना आदित्य ठाकरे के बचाव में क्यों उतर गई है? आखिर उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। जैसे श्रद्धा वाडकर के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए। 2 साल पहले भी महाराष्ट्र में जो आज के सत्ता में लोग हैं, जो अपोजिशन में थे उस वक्त देवेंद्र फडणवीस, बिना वजह आदित्य को बदनाम करने की कोशिश की। तो महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की, सीबीआई ने जांच की, बिहार पुलिस भी बीच में आ गई। क्या मिला उसमें? क्या था उसमें? सामने आया है फैक्ट। उसने आत्महत्या की और बहुत सी बातें सामने आ गई। सुशांत की मौत कैसे हुई? रिया और एयू का क्या कनेक्शन है? सुशांत की मौत से पहले एयू ने रिया चक्रवर्ती को 44 बार फोन किया है। सुशांत की मौत के महज कुछ महीने में ही उसकी मैनेजर दिशा सालियान की छत से गिरकर मौत कैसे हुई? क्या दिशा सुशांत सिंह राजपूत की मौत का वो काला सच जानती थी जिसे छुपाने के लिए उसे मार दिया गया? सुशांत राजपूत अभिनेता की इंक्वायरी तो सीबीआई ने की। उसमें आया कि उन्होंने खुदकुशी की। उस लड़की के बारे में भी उन्होंने खुदकुशी की, ऐसा ही आया है। और उन्होंने भी स्टेटमेंट निकाला है कि हमारी लड़की गई है, अभी उनका पॉलिटिक्स नहीं किया जाए।
शिवाले के मुताबिक एयू कोई और नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हैं। तो क्या पूर्व की उद्धव सरकार आदित्य ठाकरे को बचा रही थी? सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह राजपूत ने भी अब पूर्व की सरकार के रवैये पर सवाल उठा दिए हैं। सुशांत के पिता ने भी कथित आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की है। में थे कि सरकार कुछ इस चीज को निकाले, लेकिन चूंकि पिछली सरकार उस तरह की थी नहीं, अब भरोसा जगा है ये सरकार जो कुछ भी करेगा सही करे। जानकारी प्राप्त हो कि आखिर हुआ क्या था। कोई डिमांड नहीं है, सीबीआई है, सीबीआई पर भरोसा है, जो कुछ भी करेगा सही निकालेगा। एकदम हो सही निकले, इससे नार्को टेस्ट से तो सही निकल जाएगा कि आखिर बात क्या है। सवाल ये है कि आखिर सीबीआई ने सुशांत की मौत की जांच को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? क्या उद्धव सरकार के दौरान सीबीआई अधिकारियों पर दबाव था? उन्हें जांच करने से परेशान किया जा रहा है, जैसे बिहार पुलिस को मुंबई में जांच करने से रोका गया। उधर सुशांत और दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने के लिए मुंबई में राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी ने मुहिम छेड़ दी है। मुंबई में पूजा पाठ कर सुशांत और दिशा सालियान को इंसाफ मिलने की प्रार्थना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सुशांत और दिशा सालियान का हत्यारा कौन है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। एक बार फिर से उनके चाहने वालों को उम्मीद जाग रही है कि शायद इस बार ये मामला उठा है तो ये तस्वीर भी साफ हो जाए कि कौन है सुशांत और दिशा का हत्यारा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बताएंगी मेरे सहयोगी करिश्मा। बिल्कुल, देखिए इस खबर पे लगातार हमारी नजर होगी कि आखिर इस मिस्ट्री को किस तरीके से देखा जाए, क्या ये हत्या है या फिर सुसाइड है, इस पे अपडेट्स देंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बताती हूँ। बिहार के रक्सौल से ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईंट की चिमनी में ब्लास्ट हुआ है। खबर ये है कि धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, 24 लोग घायल हैं। मौके पर अफरा तफरी मची है। ये बिहार के रक्सौल की तस्वीर है। ईंट की चिमनी में धमाका हुआ जिस कारण से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। मौके पर आप देख भी सकते हैं, कई एम्बुलेंस हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है क्योंकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल भी हैं। दर्दनाक वाकया इस सामने आया है जहां पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ईंट भट्टे की चिमनी में धमाके के बाद 6 लोगों की जान चली गई। कई लोग इस पूरे मामले में अब तक घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिनकी मौत हुई है और जो घायल हुए हैं उनको लेकर अभी कुछ ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। कौन ये लोग हैं और कौन कौन लोग घायल हैं, उनके परिवार वालों से भी संपर्क तभी किया जा सकता है। फिलहाल जो पहली प्रायोरिटी है वो ये कि लोगों को बचाया जाए। यही दरअसल वो ईंट के भट्टे की चिमनी है जिसमें धमाका हुआ। आमतौर पर यहाँ पर जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं और ईंटें बनाने का काम होता है। इन्हीं चिमनी के धुओं में पकाया जाता है दरअसल ईंटों को। लेकिन इसमें हुए धमाके के बाद 6 लोगों की जान चली गई। बेहद दर्दनाक ये वाकया जो देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव भारत 24 पर तस्वीरें जिसकी, और इस पूरे मामले में फिलहाल राहत बचाव कार्य चल रहा है। तो 2 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पे अफरा तफरी मची हुई है, वहां पर एम्बुलेंस भी आ चुकी है, भारी पुलिस फोर्सेस की भी तैनाती है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रखी है वो चिमनी जिसमें ब्लास्ट हुआ है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हालात मोतिहारी के। हालांकि खबर ये है कि 6 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? फिलहाल वहां पे टीम पहुंची हुई है, रेस्क्यू टीम, क्योंकि प्रायोरिटी ये है कि वहां के जो लोग हैं, जो घायल हैं, उनको पहले अस्पताल में भेजा जाए। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फिलहाल जांच भी चल रही है। तो ईंट भट्टे की चिमनी जिसमें ब्लास्ट हुआ है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रही होंगे हादसे में जो कई लोग घायल हुए हैं, एम्बुलेंस उनको ले जाती हुई। हालांकि ये भी बताया जा रहा है अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रशांत मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मौके पर फिलहाल कैसे हालात बने हुए हैं, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, विस्तार से बताएं। देखिए, ये रामगढ़वा का इलाका है। रामगढ़वा रक्सौल से 6 किलोमीटर पहले है और वहीं पर सड़क किनारे ही एक बड़े चिमनी था। उस चिमनी में आज जैसे ही उन लोगों ने आग जलाई थी और फिर वहां ईंट बन रहा था, उसी दौरान उसमें से चिंगारी फेंकने शुरू हो गए थे और ये पूरा का पूरा जो मीनार था उस ईंट भट्टे का वो भी ब्लास्ट हो गया। और चिमनी के अंदर कहा जाता है कि जो कोयला उसके अंदर डाला गया था उसके बाद वो ब्लास्ट हुआ था। जलाने के क्रम में उसमें डीजल डाले गए थे, इसमें ब्लास्ट हुआ। इसमें 6 लोगों की वहां पर दर्दनाक मौत हो गई और लगभग 7 से 8 लोग अभी भी घायल हैं, जिन्हें आनन फानन में रामगढ़वा PHC भेजा गया है। उसमें से कुछ गंभीर
एक घायल को मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया है। मौके पर रामगढ़वा के डीएसपी के चलिए साथ ठीक है ही प्रशांत, बहुत ही शुक्रिया प्रशांत आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए वाकई बड़ा दर्दनाक ये हादसा है। जिस दौरान में ये चिमनी में ब्लास्ट हुआ होगा उस दौरान में जो आसपास के लोग होंगे उनको बुरी तरीके से चोट लगी होगी, ये तो समझा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा को लेकर दो देशों को लड़ते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या दो राज्यों को लड़ते हुए देखा है आपने? जी हाँ, देखिए वोट के लिए उद्धव गुट की शिवसेना ने महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद को हिंसक बना दिया। वोट के लिए संजय राउत सीमा विवाद को हवा देने में भी जुट गए हैं। अब संजय राउत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई को चीन वाली धमकी दी है, तो जवाब में बोम्मई ने भी भारतीय सेना की तरह खदेड़ने का तल्ख बयान दे दिया। कर्नाटक को संजय राउत की चीन वाली धमकी। चाइना घुस गया है, चाइना घुस, हम भी घुसेंगे। संजय राउत को बोम्मई का सेना वाला जवाब। He always gives provocative statement. Our provocation करता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद सियासी हो गया है। सीमा विवाद को उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट ने अब होनी बना दिया है। सीमा को लेकर दो देशों को लड़ते हुए तो सुना होगा आपने, लेकिन क्या दो राज्यों को सीमा को लेकर लड़ते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो कर्नाटक और महाराष्ट्र को देख लीजिए। विवाद इतना बढ़ गया है कि बेलगावी में आए दिनों दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में सीमा सुरक्षा के संकल्प को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के पास होते ही उद्धव गुट के शिवसेना के नेता संजय राउत ने कर्नाटक सरकार को चीन वाली धमकी दे दी। कर्नाटक सीमा में प्रवेश कर बेलगावी में कोहराम मचाने का डर दिखाने लगे। देखिए बात इंच की नहीं है। वैसे तो उनकी सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो भी इंच की भाषा करते हैं कि चाइना को इंच भी नहीं देगी, लेकिन चाइना घुस गया है। चाइना घुस, हम भी घुसेंगे। घुसने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं ये देश एक है, ये मसला बातचीत से सुलझ सकता है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानबूझकर आग लगा रहे हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद 1956 से चला आ रहा है। दोनों राज्यों के बीच बेलगावी को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों राज्य एक दूसरे को 1 इंच भी जमीन नहीं देने की कसमें खा रहे हैं। विवाद बढ़ता देख कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा पर धारा 144 लागू कर दी गई। धरना प्रदर्शन के साथ गुट में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सीमा विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय तनाव कम करने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर संयम बरतने की हिदायत दे चुका है, लेकिन इसके बाद भी उद्धव गुट की शिवसेना माहौल खराब करने में जुट गई है और कर्नाटक को संजय राउत चीन वाली धमकी दे रहे हैं। अब राउत के इस धमकी पर कर्नाटक के सीएम ने भारतीय सेना की तरह खदेड़ने की चेतावनी भी दे दी है। संजय रावत, what importance should be given, everybody knows. He always gives provocative statement. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಚೈನಾ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸೈನ್ಯ ತರ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ತಾರೆ। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर करवाहट इतनी बढ़ गई है कि कर्नाटक में महाराष्ट्र की बसों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, तो महाराष्ट्र के नेता बेलगावी जाने पर माहौल को और खराब करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए इस खबर पर तो हमारी नजर होगी, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ये खबर आपके काम की कहीं ना कहीं देखिए आपको सतर्क करने वाली है। बात हम कोरोना की करेंगे। कोरोना का जन्मदाता चीन अब कोरोना के कहर से करहा रहा है। कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF.7 चीन में कहर बरपा रहा है। रोजाना 10 लाख लोग बीमार पड़ रहे हैं। भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। 27 दिसंबर को पूरे देश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी होगा। भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में लंबी छलांग लगा दी है। नेजल वैक्सीन बनाने वाला भारत अब दुनिया का पहला देश बन गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई, भारत ने जीत ली जंग। नेजल वैक्सीन से भागेगा कोरोना। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। भारत में फिलहाल कोरोना के सिर्फ 3,400 एक्टिव मरीज हैं। चीन समेत दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना से हड़कंप मचा हुआ है। भारत में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस बीच भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में लंबी छलांग लगाई है। भारत को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक और संजीवनी मिल गई है। ये संजीवनी है
नेजल वैक्सीन। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में अब नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लग सकेगी। नेजल वैक्सीन फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगी। नेजल वैक्सीन बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। नेजल वैक्सीन एक तरह का ड्रॉप है जिसे नाक में डाला जाएगा। नेजल वैक्सीन की 2 बूंद से कोरोना भाग जाएगा। गुरुवार को कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की थी। बैठक के 24 घंटे के अंदर ही मोदी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इंट्रानेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत में आया कोरोना का काल। 4000 लोगों पर हुआ नेजल वैक्सीन का ट्रायल। किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। वैक्सीन को नाक के माध्यम से दिया जाता है। इन्फेक्शन और संक्रमण कम करने में कारगर। नेजल वैक्सीन सिर्फ बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी, यानी जो लोग पहले वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं उन्हें ही ये वैक्सीन दी जाएगी। कोविन पोर्टल पर मौजूद डेटा बताता है कि अब तक 95.10 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं, लेकिन सिर्फ 22.20 करोड़ लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। नेजल वैक्सीन आने के बाद अब मुमकिन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।